अच्छा जी, तो ये स्टोइकियोमेट्री जो है, अगेन मैंने सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं वो स्लाइड्स में जो है उसकी बना दी हैं, तो वही हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा, अब इसमें आपके पास टोटल तीन लर्न मतलब आप कह लें कि मेजर टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फॉर्मूलाज की, ठीक है। अच्छा, अब ये डायरेक्ट आपके सिलेबस के पॉइंट्स हैं, तो हम उसी को जो है वो डिस्कस करते जाएंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे, उससे रिलेटेड पास्ट पेपर से क्वेश्चन भी थोड़े से देख लेंगे। जैसे एसिड बेस्ड में हमने सॉल्व किया था, वैसे यहाँ पे भी जो है उसकी रिविजन कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो स्टेट, अब पहला पॉइंट क्या है कि स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स नेम इन द सब्जेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, यानी सिंपल आपको जो कॉमन कंपाउंड्स हैं उनके नेम आने चाहिए, उनके फॉर्मूलाज आने चाहिए, यानी ये आपके माइंड में होने चाहिए। और जो एलिमेंट्स एलिमेंट्स के लिए आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, ठीक है। तो दी फॉर्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स, ये तो सिंपल आप पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे। और फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड, दोज व्हिच आर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिड्स के फॉर्मूलाज हैं, मैं जस्ट कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि एसिड्स के फॉर्मूलाज हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड का, ऐसी बेस या एल्कलीज के फॉर्मूलाज हैं। कुछ जो कॉमन सॉल्ट्स हैं उनके फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज, तो जो कॉमनली जो आप सिलेबस में बार बार डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूलाज, ये कुछ ऐसे मतलब सिंपल फॉर्मूलाज है जो कि आपको ध्यान में होंगे। इसके अलावा भी कुछ होंगे जो आपने सिलेबस में पढ़े हैं, तो मतलब आई थिंक ये सबको मालूम होंगे, ठीक है। अब तक आपने इतना पढ़ लिया है कि ये सबको मालूम होंगे, तो जो सिंपल सिलेबस का पॉइंट है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। सर अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि डिफाइन दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ सर कंपाउंड एज। जी बेटा। सर पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है वो ऑरेंज टू ग्रीन है या ग्रीन टू ऑरेंज है? ऑरेंज टू ग्रीन है, ऑरेंज टू ग्रीन, ओके सर। ठीक है। अच्छा, डिफाइन दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of a compound as the number and type of different atoms in one molecule. अच्छा जी, तो define the molecular formula of a compound as the number and type of different atoms in one molecule. यानी molecular formula की simple definition है कि it is the molecular formula क्या, which gives the total number of atoms and all the types of atoms present in a molecule. For example, हम कहेंगे जी ग्लूकोज का molecular formula क्या है, C6H12O6. Now this formula gives total number of atoms के glucose contain 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms, 6 oxygen, and it gives the type of different atoms कि आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यही डिफरेंस है मॉलिक्यूलर में और इंपेरिकल में कि इंपेरिकल फॉर्मूला आपको टाइप ऑफ डिफरेंट एटम्स को बता देता है, बट टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स and it gives the different types of atoms present in the molecule, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हम कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, एंड द रेशियो इज 2:1:4। तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर ऐसे ये बिल्कुल बेसिक बेसिक पॉइंट है, ये पढ़ा हुआ है आप सबका, मैं जस्ट थोड़ा सा इसका रिवीजन दे रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ सारे टॉपिक्स डिस्कस हो जाएं। नेक्स्ट करें कि डिफाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड as the simplest whole number ratio of the different atoms or ions in a compound, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है कि जिसमें आपने एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो देना होता है। जैसे अभी हमने कहा कि जी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला which gives all the atoms। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 2 1, so this is CH2O, simplest whole number ratio। In glucose, carbon, hydrogen and oxygen are in 1:1 ratio, so now this is the empirical formula of glucose, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन?
जी ठीक है बेटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ जाए, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ अ सिंपल कंपाउंड। ठीक है, अब ये डिडक्शन है। रिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ अ सिंपल कंपाउंड फ्रॉम द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स और आयंस प्रेजेंट इन अ मॉडल और अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यानी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको लेट सपोज कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे दिया, जैसे लेट सपोज कि हमसे कहा जाए कि जी ये, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि ये इस पॉइंट में कहने के जा रहे हैं। तो लेट सपोज ये क्या आ गया, दिस इज द मॉडल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि जी डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड जो आपने इस स्ट्रक्चर से डिड्यूस किया है। सिमिलरली आपको कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए, जैसे लेट सपोज किसी आयनिक कंपाउंड की कि जी Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। अब आपसे कहा जाएगी जी ना, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड में हमें पता है कि एटम्स, आयंस आर कनेक्टेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो हियर, 1:1। तो फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। ठीक है, तो किसी भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से या कोई स्ट्रक्चर का मॉडल आपको दे दिया जाए, वहां से आपने फॉर्मूला डिड्यूस करना है। ठीक है, तो वो इस तरह से आप डिड्यूस कर सकते हैं। जस्ट आपने देख लिया कि कितने एटम्स मौजूद हैं, या अगर आयनिक कंपाउंड है तो किस रेशो में है, तो वो रेशो आपने जो है वो मेंशन कर दिया। और कोवेलेंट कंपाउंड है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके लिखने हैं। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? सर हमारे सिलेबस में हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि हमारे टाइप्स ऑफ फार्मूलाज कौन से हैं, जैसे एक एम्पिरिकल है, एक मॉलिक्यूलर है और कंडेंस वगैरह, और हर कोई हमें क्या क्या बताता है, जैसे मॉलिक्यूलर टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। बेटा मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल तो सिलेबस में है ना, ये देखें, ये सिलेबस के ही पॉइंट्स हैं, ये मैंने नहीं लिखे हुए, ये डायरेक्ट सिलेबस के पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं। और सर इसके अलावा मैं पूछ रही हूँ कि अगर कोई है फार्मूलाज, जैसे कंडेंस्ड फार्मूला है, नहीं, वो कंडेंस कहीं फार्मूला जगह नहीं है। मेंशन। ऑर्गेनिक में मतलब मेन जो आप उसको कंडेंस कह दें या स्ट्रक्चरल फार्मूला कह दें, ठीक है, हाँ। मतलब ऑर्गेनिक में आपको डिस्प्लेड फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्प्लेड फार्मूला हम्म, की जिस, जैसे हमने ये डिस्प्लेड फार्मूला ड्रॉ किया है, ऑल दी हम्म, एटम्स एंड ऑल दी बॉन्ड्स आर शोन। ठीक है, उसके बाद कंडेंस फार्मूला इस तरीके से कि मतलब आपको समझ में आना चाहिए स्ट्रक्चर के। अगर मैं इसी फॉर्मूले को इस तरह से लिख दूं, CH3CH2OH, अब आप इसको स्ट्रक्चरल कह दें या कंडेंस कह दें, एक ही बात है। ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल भी पढ़ा जा सकता है कि ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, या आप इसको कंडेंस फॉर्मूला कह दें। ये ऑर्गेनिक के लिए ये वाले फॉर्मूला यूज होते हैं। ठीक है, और बाकी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द चार्जेस ऑन द आयंस। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वो डिड्यूस करना आ सके फ्रॉम द चार्जेस ऑन द आयंस। यानी कोई भी आपके पास, लेट सपोज मैं कहूँ कि जी लेट सपोज इफ वी हैव टू आयंस, एल्यूमिनियम Al+3 एंड Cl-, तो आपके पास ये दो आयंस हैं, एंड इफ आई आस्क कि अगर ये दोनों मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ देयर आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मतलब आयनिक कंपाउंड्स जो बनेंगे उसमें चार्जेस का रेशो इस तरह से बैलेंस हो कि ओवरऑल चार्ज 0 बन जाए। जैसे इस वक्त इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है, +3, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है, -1। तो +3 -1 ये +2 बन रहा है, तो ओवरऑल चार्ज 0 नहीं है। तो हमें इसको इस तरह से कंबाइन करना है कि चार्ज 0 हो जाए। उसका एक आसान तरीका तो हमने क्लास में पढ़ा है कि आप चार्ज को क्रिस क्रॉस मेथड से कैंसिल आउट करें। तो लेट सपोज Al के ऊपर Cl का चार्ज आ जाए और Cl पे Al का चार्ज शिफ्ट हो जाए। दिस बिकम्स, अब Cl पे -1 है तो जस्ट सिंपल यहाँ 1 आ गया, और Al3+ ये 3, तो दैट मीन्स के 1 एल्यूमिनियम आयन will combine with 3 chloride ions. So formula would be AlCl3. तो एक तो आप इस तरह से फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, आप मतलब जस्ट थोड़ा सा इसको अगर स्ट्रक्चर को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूलाज को देखें कि इसके ऊपर चार्ज +3 है, इस पे -1 है, तो इसका मतलब कि मतलब ये भी -1 होना चाहिए, क्लोराइड भी सॉरी -3 होना चाहिए। और ये -3 कब होगा, इफ वी हैव 3 क्लोराइड आयंस। तो अगर हम 3 क्लोराइड आयंस ले लें तो -1 × 3 -3, और ये +3, तो इसका मतलब चार्ज 0 हो गया। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि व्हेन 1 Al combines with 3 chloride ions, तो then the charge would be 0।
तो चार्जेस से आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज आपको निकालने आने चाहिए। जैसे लेट सपोज, थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे देख लेते हैं कि सपोज अगर आपसे कहा जाए कि जी मैग्नीशियम Mg2+ एंड सल्फाइड S2-, तो अब ओवरऑल चार्ज क्योंकि इस पे +2 है, इस पे -2 है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप जस्ट डायरेक्ट इसको 1:1 रेशो में लिख सकते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड। बट अगर यही मैग्नीशियम आयन है एंड इज कंबाइनिंग विद आयोडाइड आयन, अब यहाँ पे चार्जेस का सम 0 नहीं है, तो अब क्योंकि Mg के ऊपर +2 चार्ज है, आयोडाइड -1 है, दैट मीन्स वी नीड 2 आयोडाइड आयंस, -1 ये -2, तो दैट मीन्स के एक मैग्नीशियम आयन 2 आयोडाइड आयंस के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर Mg2+ है एंड इज कंबाइनिंग विद नाइट्राइड आयन N-3, सो यहाँ पे चार्ज क्या है +2 और यहाँ चार्ज क्या है -3, तो आप क्रिस क्रॉस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यू सिंपली इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो 2 3 6, तो दोनों साइड पे हम इसको 6 अगर कर दें, यानी इफ वी टेक 3 मैग्नीशियम Mg3, तो ये +6 का चार्ज हो गया, एंड 2 नाइट्रोजन, तो ये -6 का चार्ज हो गया। +2 × 3 +6, -3 × 2 -6, तो +6 -6 = 0। तो जहां पे आपको मतलब एक का डिफरेंस आ रहा हो, तो आप जस्ट सिंपल एलसीएम से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या आप जस्ट सिंपल क्रिस क्रॉस मेथड से कर सकते थे कि Mg+2 N-3, तो दिस वुड बिकम Mg, नाइट्रोजन का चार्ज इस पे आ जाएगा 3 और नाइट्रोजन का पर मैग्नीशियम का चार्ज आएगा 2, तो Mg3N2। तो दीज आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं इनके चार्जेस तो आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से एक नेम से फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें कॉपर के साथ ये जो रोमन में 2 गिवन है, दिस इज द चार्ज ऑफ कैटाइन। ठीक है, ये सबको मालूम होगा कैटाइन का चार्ज है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के चार्ज वेरी करते हैं, इसलिए इनका चार्ज जो है वो जो भी आपका कंपाउंड है नेम के अंदर जो है वो चार्ज आएगा। तो कॉपर के ऊपर चार्ज है +2, क्लोरीन क्लोराइड आपने सिंपल देखना है कौन सी ग्रुप में है, ग्रुप 7 में है, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स का चार्ज हमेशा क्या होगा -1। तो इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो Cu1 Cl2, तो CuCl2 कॉपर 2 क्लोराइड, ये फॉर्मूला बन गया। बाकी इसके अलावा जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड आयन है OH, ये चार्ज आपको याद रखना है। नाइट्रेट NO3-1, ये याद रखना है। सल्फेट SO4 2-, कार्बोनेट CO3 2-, फॉस्फेट PO4 3-, ammonium NH4+। So these ions when combined with they can also form ionic compounds, जैसे for example aluminum या magnesium nitrate। मैग्नीशियम नाइट्रेट, सो Mg2+ नाइट्रेट NO3-। अब आपको नाइट्रेट का चार्ज मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एंड दिस 3 इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2, यहाँ -1, सो दैट मीन्स वी नीड 2 नाइट्रेट्स। सो मैग्नीशियम विल कंबाइन 2 नाइट्रेट्स। और पॉलीएटॉमिक आयन के नीचे जब भी आप कोई नंबर लगाएंगे या मल्टीपल पॉलीएटॉमिक आयंस लेंगे तो ब्रैकेट लगा के नीचे नंबर लिखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। हाँ जी, ये फॉर्मूला मेकिंग क्लियर है बेटा सबको? जी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम फॉर्मूला मेकिंग के अंदर? ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज जो हैं ये मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ, बार बार डिस्कस किया है कि ये सबको लाजमी जो है वो आने चाहिए, चार्जेस को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कंस्ट्रक्ट वर्ड इक्वेशंस, कंस्ट्रक्ट वर्ड इक्वेशंस, symbols and ionic equations. Construct word equations, symbols and ionic equation to show how reactants form products including state symbols। ठीक है, तो आपको equations लिखनी आनी चाहिए, word equations लिखनी आनी चाहिए। word equation सिंपली क्या है कि जी हाइड्रोजन
hydrogen gas reacts with oxygen gas to give water molecule. This is a word equation. ठीक है, तो अब आपको इसको सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन डायटोमिक है H2, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन अगेन डायटोमिक है, गिव्स वाटर H2O. ठीक है जी. सिंबल्स जिनको नहीं मालूम, मैं फिर एक दफा सिंबल्स डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है, कि सिंबल्स जो हैं ये भी अगेन आपको याद रखने. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंबल्स की बात करें, एलिमेंट से बात स्टार्ट करते हैं. सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मेटल्स हैं तो मेटल्स सब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, तो मेटल्स की स्टेट आपने हमेशा क्या लिखनी है? सॉलिड. ठीक है, सिंबल्स जो है S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G gas, and AQ aqueous. If a substance is soluble in water, तो उसकी स्टेट आप क्या लिखेंगे? एक्वियस. तो मेटल्स हमेशा सॉलिड होते हैं, यानी हम आरटीपी की स्टेट लिखते हैं. अगर कोई हाई टेम्परेचर पे स्टेट होगी तो फिर वो बताया जाएगा आपको कि हाई टेम्परेचर पे ये किस टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होता है. मेटल्स जो है वो आरटीपी पे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, बट नॉर्मली मेटल्स जो है वो आपने सॉलिड ही लिखे. ठीक है, ऐसे ही अगर हम नॉन मेटल्स में आए, ठीक है, तो नॉन मेटल्स में नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है. कार्बन सॉलिड डायमंड की फॉर्म में या ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और चलिए मैं डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल में जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ. अच्छा, अब जरा ये स्टेट्स देख लें. आप डायरेक्ट में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में मिलना है तो आप यहीं से जो है वो स्टेट ध्यान में रखें, ये ज्यादा बेहतर होगा. ठीक है, अब मुझे मालूम है कि ये तो सब मेटल्स हैं. ठीक है, ग्रुप 1 और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो दीज आर ऑल मेटल्स एंड दे आर ऑल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स आर ऑल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, ये सब के सब मेटल्स हैं एक्सेप्ट फॉर मर्करी Hg विच इज लिक्विड. ठीक है, तो मेटल्स में जितने भी मेटल्स हैं दे आर ऑल सॉलिड. फिर कुछ सॉफ्ट मेटल्स हैं जैसे ग्रुप 1 है, दे आर कंसिडर्ड एज सॉफ्ट मेटल्स. ठीक है, ये इजीली कट हो जाते हैं बट still they are solid at room temperature. Hydrogen is a gas which exists in diatomic form, H2 gas. यानी until unless question में clearly mention हो कि हाइड्रोजन एटम्स अगर लिखा हुआ है तो आप H लेंगे या हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन लिखेंगे. अदरवाइज इफ दे आर सेइंग हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और सिंपल हाइड्रोजन, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट H2 डायटोमिक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म. ठीक है, उसके बाद जो कॉमन ओ लेवल्स में आते हैं मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ. कार्बन की बात हो रही है. कार्बन जो है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है. ठीक है, कार्बन इज सॉलिड. देन फिर उसके बाद नाइट्रोजन, ये डायटोमिक है N2, ऑक्सीजन डायटोमिक है O2, हेलोजन कंप्लीट डायटोमिक है X2, ये कंप्लीट डायटोमिक है. ठीक है, तो जो डायटोमिक्स हैं ये आपको ध्यान में रखने. और दीज आर ऑल गैसेस. ठीक है, तो ये सब गैसेस हैं. कौन कौन सी? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये दीज आर ऑल गैसेस. ठीक है, ये गैस की फॉर्म में है. आरटीपी पे ये गैस है, दीज आर गैसेस. उसके बाद पूरा जो ग्रुप 18 है नोबल गैसेस, दीज आर ऑल गैसेस. ठीक है जी, दीज आर ऑल गैसेस. अच्छा, सल्फर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ऑल्दो ये इसकी स्टेट जो है वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर. फास्फोरस भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, मेटल ये जो ग्रुप 13 है ये अगेन मेटल्स का है, तो ये भी सॉलिड है. आइदर इट इज बोरॉन और एल्यूमिनियम और गैलियम, ये मेटल्स हैं. सिलिकॉन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी स्टेट्स आपको जहन में रखनी है. बाकी इसके अलावा अगर कोई फॉर एग्जांपल यहाँ से एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो ये सब सॉलिड्स हैं. ठीक है,
दीज आर ऑल सॉलिड्स। ये जो नीचे की तरफ जो गैसेस हैं वो हमने मेंशन कर दी कि दीज आर ऑल गैसेस, ठीक है। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड, एस्थेटीन सॉलिड, ठीक है। सो दीज आर ऑल सॉलिड्स, दीज आर ऑल सॉलिड्स, ये सब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो जो लिक्विड है, ये जो गैस है, वो मैंने इंडिविजुअली मेंशन कर दिए। तो ये एलिमेंट्स की स्टेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप आयनिक इक्वेशंस बनाते हैं, या अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स। तो कंपाउंड्स के तो हमने सॉल्युबिलिटी रूल्स याद किए होते हैं, बट एलिमेंट्स के भी आपको स्टेट सिंबल्स ध्यान में रखने के कौन से एलिमेंट्स की रूम टेम्परेचर पे क्या स्टेट है। जी, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? इसमें कोई कंफ्यूजन? सर ये वाली स्लाइड से फिर से दिखाइएगा, वो एसएस लेना है। एसिड तो बेटा सारे सॉल्युबल होते हैं, स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं। एसिड्स तो मैं बार बार कह चुका हूँ, एसिड सब सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। एसिड की स्टेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं। कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है तो सॉल्युबल होगा, और सॉल्युबल होगा तो मतलब एक्वियस, ठीक है। और डायटोमिक्स ये मैंने भी यहाँ लिखे थे, ये जो मैंने मेंशन किए हैं वही डायटोमिक है, ठीक है। मैं फिर दोबारा यहाँ मेंशन कर देता हूँ। हाइड्रोजन यानी ये डायटोमिक्स है, कौन कौन से? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ग्रुप 17, या ग्रुप 7 कह दें, या 17 कह दें, या हेलोजेंस कह दें। दीज आर ऑल डायटोमिक्स, ये डायटोमिक्स, ठीक है। ये ध्यान में रख लें, दीज आर ऑल डायटोमिक्स, ये डायटोमिक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ग्रुप 17, हेलोजन, दीज आर ऑल डायटोमिक्स। हाँ जी, क्लियर होगी बात? जी बेटा। नहीं नहीं, इंपेरिकल फॉर्मूला में तो सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करना होता है ना बेटा। डायटोमिक तो जब हाइड्रोजन अकेला है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, एलिमेंट्स की बात हो रही है। इंपेरिकल फॉर्मूला तो कंपाउंड का होता है ना, आप फिर उसको वही वहीं पे कंफ्यूज कर रहे हो। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है कंपाउंड का, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, कि कुछ एलिमेंट्स को हम मोनोएटॉमिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स को डायटोमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप कंपाउंड की बात करते हो वो तो फिर बात ही अलग होगी ना। H2SO4 ये तो कंपाउंड है, ठीक है। अब जिस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन होंगे वहां आप 2 हाइड्रोजन लिखोगे, जहां पे एक होगा HNO3, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हाइड्रोजन अकेला है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये सिंगल H लिखना है या H2 लिखना है। तो जब भी ये सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में है तो आपने H2 लिखना है। यानी हाइड्रोजन एलिमेंट फॉर्म में भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका एलिमेंट जो है ये एटम, सिंगल एटम्स नहीं है, इंडिविजुअल एटम्स नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल। और जब कंपाउंड है वो तो फिर डिपेंड करता है कि कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, उस हिसाब से आप लिखेंगे। समझ आ गई बात? हाँ जी, ये सबको क्लियर है? ठीक है जी, चलें। तो ये हमने सिंबल्स देख लिए, स्टेट सिंबल्स देख लिए किसके? एलिमेंट्स की। और ठीक है, ये एलिमेंट्स के स्टेट सिंबल्स बता दिए आपको। अब आ जाए जरा कंपाउंड्स के स्टेट सिंबल्स में, ठीक है। ये तो एलिमेंट्स के मैंने वहां स्लाइड में मेंशन कर दिए, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। स्टेट सिंबल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स के स्टेट सिंबल्स के लिए एक तो आपको सॉल्युबिलिटी रूल्स याद रखने, जो लास्ट टाइम मैंने सॉल्ट वाली वीडियो में भी बात की थी, ठीक है। तो वो वहां से आप देख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी रूल्स। कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी के लिए आपको सॉल्युबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो वहां से सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी रूल्स क्लियर हो जाएंगे। हाइड्रोक्साइड, एसिड सारे सॉल्युबल होते हैं, एसिड की सॉल्युबिलिटी का कोई रूल नहीं है, एसिड्स आर ऑल सॉल्युबल, ठीक है। एसिड कोई भी हो सॉल्युबल होगा तो उसकी स्टेट हमेशा क्या आएगी? एक्वस। बाकी जो कंपाउंड है वो सॉल्युबिलिटी रूल से क्लियर हो जाएंगे कि ग्रुप 1 के सारे सॉल्युबल होते हैं, अमोनियम सारे सॉल्युबल होते हैं, हैलाइड्स सिल्वर और लेड के अलावा सारे सॉल्युबल होते हैं,
सल्फेट्स, बैरियम, कैल्शियम, लेड के अलावा सारे सॉल्युबल होते हैं। तो वो जो सॉल्युबिलिटी रूल्स है वो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी रूल्स है, और एसिड सारे सॉल्युबल हैं। हाँ जी, क्लियर हो गई बात। एलिमेंट्स पे क्योंकि हमने कभी बात नहीं की थी तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी कंपाउंड तो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्युबिलिटी रूल्स। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? सॉल्युबिलिटीज क्लियर है सबको? अमोनियम सारे सॉल्युबल होते हैं, वही जो सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं बेटा, ठीक है। ग्रुप 1 अमोनियम सारे सॉल्युबल होते हैं जी, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, तो कंस्ट्रक्ट वर्ड इक्वेशंस, सिंबल इक्वेशंस एंड आयनिक इक्वेशंस टू शो द रिएक्टेंट इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स, ठीक है। तो अब वर्ड इक्वेशंस भी आपको लिखनी आती हैं, सिंबल इक्वेशंस ये मतलब जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दी, और आयनिक इक्वेशंस ये भी हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं एक दो प्रैक्टिस के तौर पे और करा देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज हम कहेंगे जी राइट दी आयनिक इक्वेशन व्हेन सपोज बैरियम नाइट्रेट reacts with potassium sulfate, ठीक है जी। बैरियम नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बैरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो आप पीरियोडिक टेबल में जाके देखेंगे बैरियम कौन से ग्रुप में है, तो बैरियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, ठीक है। नाइट्रेट का आपको चार्ज याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बैरियम इज ग्रुप 2, तो दैट मीन्स ये +2 Ba+2, और नाइट्रेट है NO3-1। तो इसका मतलब ये यहाँ पे चार्ज बराबर नहीं है, तो वी वुड नीड 2 नाइट्रेट आयंस, तो -2 +2 बराबर हो जाएगा। तो बैरियम नाइट्रेट BaNO3 रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम ग्रुप 1 का है K+1, सल्फेट SO4 2-, तो दैट मीन्स कि पोटेशियम 2 आयंस रिक्वायर्ड होंगे बैलेंस करने के लिए। तो K2SO4 गिव्स, अब ये कौन सा रिएक्शन होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज बैरियम नाइट्रेट भी सॉल्ट है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो, बैरियम नाइट्रेट आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट भी सॉल्ट है। ऑल द नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, लगेगी एक्वियस। ऑल द ग्रुप 1 सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, तो स्टेट क्या होगी? एक्वियस, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, पोटेशियम कंबाइंस विद नाइट्रेट, सो वी गेट KNO3, nitrates are water soluble, and barium sulfate Ba+2, sulfate -2, to BaSO4, and all the sulfates are water soluble except for barium, calcium and lead, तो barium sulfate insoluble है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाए। अब आपने सिंपल देखना है कि कौन से आयंस हैं जो कि कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो पोटेशियम जो है ये रिएक्शन से पहले भी एक्वियस है, पोटेशियम बाद में भी एक्वियस है, तो मतलब ये कैंसिल। नाइट्रेट पहले भी एक्वियस है, नाइट्रेट बाद में भी एक्वियस है, तो नाइट्रेट भी कैंसिल। बैरियम इनिशियली एक्वस फेज में था, सॉलिड फेज में चला गया। सल्फेट इनिशियली एक्वस फेज में था, ये भी सॉलिड फेज में चला गया। तो आयनिक इक्वेशन क्या बनेगी? एक्वस फेज में आपने हमेशा आयंस लिखने होते हैं, Ba2 + AQ plus SO4 2- AQ gives BaSO4 सॉलिड, ये आयनिक इक्वेशन बन गई। तो स्टेट सिंबल्स भी आ गए, वर्ड इक्वेशन भी लिख के देखी, और केमिकल इक्वेशन भी लिख के देखी, और आयनिक इक्वेशन भी। समझ आई ये बात? हाँ जी बेटा, ये क्लियर है पॉइंट्स सबको? तो सॉल्युबिलिटी रूल्स ऑब्वियसली आपको याद करने पड़ेंगे, जब तक वो याद नहीं होंगे तो ये चीजें नहीं लिख सकेंगे। प्लस चार्जेस याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ डिड्यूस द सिंबल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स, ये तकरीबन मिलता जुलता पॉइंट है। रिड्यूस द सिंबल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन गिवन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल फॉर्म में लिखना आना चाहिए अगर इंफॉर्मेशन दी जाए। यानी फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि जी व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आपको मालूम होना चाहिए ये हाइड्रोजनेशन है, तो किस तरह से रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो ये पहला जो पार्ट था फॉर्मूला से रिलेटेड स्टोइकियोमेट्री का, ये हमने कंप्लीट कर लिया। काफी बेसिक चीजें हैं, तकरीबन सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, तो कोई ऐसी इसमें नई चीज नहीं थी।
अच्छा, अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, रिलेटिव मासेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो डिस्क्राइब रिलेटिव एटॉमिक मास AR। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? AR एज द एवरेज मास। ये डेफिनेशन है, एज इट इज आप ध्यान में रखें। एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो आपने इन तीनों का एवरेज मास लेना है, जो भी इनका एवरेज मास होगा, एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू, बिकॉज रिलेटिव है तो इसका मतलब इसको कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे मास के साथ, कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका एवरेज मास, उसको आपने कंपेयर करना है, कंपेयर्ड विद 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और ये मैं पहले भी बहुत दफा बात कर चुका हूँ। कार्बन 12 मीन्स कि दैट कार्बन जिसका मास कितना है 12, और इसका 1/12 कितना होगा? 12 का 1/12 क्या होगा? 1। तो दैट मीन्स कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर्ड विद, इस पूरी लाइन की जगह पे आप सिंपल ये लिख सकते हैं, कंपेयर विद 1, बिकॉज 1/12 ऑफ 12 इज 1। तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। बट उसका फायदा, बेनिफिट क्या होता है कि यूनिट्स कैंसल आउट हो जाते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट्स, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है रिलेटिव एटॉमिक मास की। हाँ जी, क्लियर है बेटा बात? रिलेटिव एटॉमिक मास डेफिनेशन क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? डिफाइन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एज द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मॉलिक्यूल है C6H12O6। तो अगर आपसे कहा जाए कि जी इसका मॉलिक्यूलर मास MR क्या है, डिफाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो इट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, लेट्स से द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, बिकॉज 6 कार्बन है तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, सम। अब आपने इनको ऐड करना है, इट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 multiply by 12 hydrogens, because we have 12 hydrogens present here, plus oxygen का relative atomic mass 16 multiply by 6, so it is the sum of the, अब अगर आप इन सारे relative atomic masses को ऐड करते हैं तो we get MR। अच्छा, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने देखना है, that is के relative formula mass MR will be used for ionic compound। ionic compounds के लिए आप term molecular mass यूज नहीं करते, because ionic compound के molecules होते ही नहीं है। तो for ionic compounds we use the term relative formula mass। कैलकुलेशन तो वैसी होनी है, जैसे आप ये कह लेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो लास्ट के व्हाट इज द रिलेटिव फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला में जितने भी आयन्स हैं उनके मासेस को ऐड करना है। तो सोडियम 23, Cl 35.5, so that would be 58.5। so for ionic compound we use the term formula mass, for covalent compound we use the term molecular mass। although calculation दोनों की सेम है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड के लिए टर्म यूज होती है फॉर्मूला मास। ठीक है जी, कैलकुलेशन वही होगी, एटॉमिक मासेस को सम करेंगे जी। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फॉर्मूला मास, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। अच्छा, चलें, ये हमारे सिलेबस के जो दो आप कह लेंगे पॉइंट्स थे वो क्लियर हो, वो कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट के साथ, मोल एंड एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो मोल की डेफिनेशन आ जाती है, स्टेट दैट द मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी मोल क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and that 1 mole contains 6.02 into 10 power 23। ठीक है, this is 6.02 into 10 power 23, ये 1023 नहीं है, 10 power 23 particles। ठीक है, दोबारा देखें कि state that 1 mole contains 6.02 into 10 power 23 particles। now those particles, it could be atoms, ions,
molecules. This number is the Avogadro's constant. तो simply mole क्या है? Mole is unit of amount of substance, या आप कह लेंगे इट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी. आसान लफ्जों में क्वांटिटी का यूनिट है. ठीक है, कि आपके पास एक मोल, अब एक मोल क्या है? ये क्वांटिटी है, यानी हम कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 into 10 power 23 particles. अब those particles would be atoms, molecules or ions. So let's suppose if we say कि जी 1 mole of carbon, that means we contain 6.02 into 10 power 23 atoms of carbon. इतने कार्बन के एटम्स हैं, तो इट इज द यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटी, कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है. ठीक है, तो ये जो सिंपल ध्यान रखना है. तो मोल क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड दैट 1 mole contain 6.02 into 10 power 23, which is known as Avogadro's number. एक मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, और ये Avogadro's नंबर. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यूज द रिलेशनशिप. अच्छा, ये मास, मोल मास और मोलर मास का रिलेशन है. मोल इज इक्वल टू मोल को एन से रिप्रेजेंट करेंगे. मास इन ग्राम्स इज एम ओवर मोलर मास एम आर. ठीक है जी. तो अगर आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मास कैलकुलेट करना है इन ग्राम्स, या मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है जी, समझ आ रही है बेटा बात? सिंपल. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी. तो ये तो सिंपल मोल्स की डेफिनेशन हो गई, मोल्स का फॉर्मूला हो गया. अच्छा, कुछ बेसिक कन्वर्जन जो है वो हम देख लेते हैं. लेट्स सपोज क्वेश्चन है calculate the number of carbon atoms in 1.5 moles of glucose. ठीक है जी. कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज. एक जो पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, देखें, एक तो ये तो हमने सिलेबस से अकॉर्डिंगली देख लिया. अब सिंपल एक चीज ध्यान में रखिएगा, 3 फॉर्मूलाज हैं जो मैं पहले भी क्लासेस में लिखवा चुका हूँ, कि या तो कन्वर्जन आपको मालूम हो मोल्स इनटू मास, मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, तो वो तो कन्वर्जन अभी आपने देख ली कि मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट मोल्स इनटू पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, which would be equal to mole is equals to given particles upon Avogadro's number 6.02 into 10 power 23. ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला हैं जो भी सिंपल आपने यूज करने हैं. ठीक है. अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, P2 में जो भी आप कैलकुलेशन करें उसमें मोल्स की कन्वर्जन लाजमी शो करें. मतलब मोल सॉल्व करने की कोशिश ना करें, मोल्स की कन्वर्जन लाजमी शो करा करें. ठीक है ना. तो ये ध्यान में रखिएगा कि जहां भी आप P2 में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें मोल्स की कन्वर्जन लाजमी शो होनी चाहिए. तो अब क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. फाइंड क्या करना है आपसे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1.5 मोल्स. यानी ऑलरेडी आपके पास मोल्स गिवन है, मोल्स गिवन है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कि पार्टिकल्स फाइंड आउट करने. ठीक है, मोल्स गिवन है, मोल्स आ गए 1.5 मोल्स. नंबर ऑफ कार्बन, नंबर मतलब आपने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं. तो मोल्स कितने गिवन है? 1.5. नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं 6.02 into 10 power 23. इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये पार्टिकल्स आ जाएंगे. अच्छा, लेकिन ये इतनी सिंपल कैलकुलेशन नहीं है. उसकी वजह क्या है कि 1.5 मोल्स ये किसके हैं ये देखना बहुत जरूरी है. अक्सर बच्चे यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे और बस आंसर आ गया इसमें. ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज देखना जरूरी है कि ये जो मोल्स गिवन है, ठीक है, ये मोल्स किसके हैं? ये ग्लूकोज के मोल्स हैं, ये कार्बन के मोल्स नहीं है, ये ग्लूकोज के मोल्स हैं. तो अगर आप 1.5 को डायरेक्ट 6.02 into 10 power 23, बिकॉज ये जो 1.5 है
these are moles of ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के मोल्स हैं। तो अगर आप इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं लेट्स सपोज, तो क्या आंसर आएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 23, सॉरी 1.5, तो 9.03 into 10 raised to power, तो पार्टिकल्स क्या आ गए, these are 9.03 into 10 power 23, ये पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपको मालूम होने चाहिए, आपने क्या कैलकुलेट किए। ये बेसिकली मतलब आपके पास क्या गिवन थे, आपके पास मोल्स ऑफ ग्लूकोज थे, तो जब मोल्स ऑफ ग्लूकोज को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं मिलेंगे। ये जो पार्टिकल्स आपको मिले हैं ये कोई बताएगा क्या है जी, ये जो आपने नंबर कैलकुलेट किया है ये क्या आए हैं आपके पास? जी बेटा, जब आप मोल्स ऑफ ग्लूकोज को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से पार्टिकल्स मिलेंगे आपको? सर शायद ग्लूकोज के ही मिलेंगे। ग्लूकोज के ही मिलेंगे ना, और ग्लूकोज के पार्टिकल्स को क्या बोला जाएगा? ग्लूकोज के पार्टिकल्स को एटम्स बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो जब आप ग्लूकोज के मोल्स को, ये 1.5 मोल्स किसके हैं, ये ग्लूकोज के मोल्स हैं, तो जब आप ग्लूकोज के मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स आपको मिलेंगे दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आए हैं। ठीक है, ये क्या कैलकुलेट किया आपने, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के, हमारे पास इतने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मौजूद हैं, और फाइंड क्या करने हैं आपने, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तब आपके पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे कि कार्बन एटम्स कितने, बिकॉज मुझे ये पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, तो दैट मीन्स कि ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। तो मैं सिंपल यहाँ पे कह सकता हूँ कि वन मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 6 एटम्स ऑफ कार्बन। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कार्बन के 6 एटम से मिलकर बन रहा है। One molecule of glucose contains 6 atoms of carbon. So if we have 9.03 into 10 power 23 molecules of glucose, तो इसमें कितने एटम्स होंगे, that would be multiplied by 6। यानी जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स आए हैं इसको 6 टाइम्स कर दें, you will get atoms of carbon। अगर हाइड्रोजन के एटम्स पूछे गए होते तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते। जी समझ आ रही बेटा बात? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो मतलब ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि गिवन क्या है, क्या चीज दी गई है आपको। अब ऐसे में एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, total number of electrons present in 1.5 grams of हाइड्रोजीन गैस। अब देखें हाइड्रोजीन क्योंकि सिलेबस कंटेंट का पार्ट नहीं है ना, तो इसका फॉर्मूला भी गिवन होगा आपको N2H4। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजीन। सो इफ वी हैव 1.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजीन, तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम्स। तो अब क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गिवन क्या है, वी हैव मास ऑफ हाइड्रोजीन। दिस टाइम वी हैव, ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको ये मालूम हो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वी हैव मास ऑफ हाइड्रोजीन। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने कहा कि मोल्स की कन्वर्जन बहुत जरूरी है, तो क्योंकि हम मास से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट वी कन्वर्ट मास
इनटू मोल्स। पहले मास को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोल्स में। मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन mr। मोल्स फाइंड आउट करने, मास कितना गिवन है 1.5 ग्राम्स, और mr जो है वो हाइड्रोजन का हम कैलकुलेट करेंगे N2H4, नाइट्रोजन 14 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हाइड्रोजन 4 तो 28 प्लस 4 32, 1.5 डिवाइडेड बाय 32, यहाँ से मोल्स आ जाएंगे 1.5 डिवाइडेड बाय 32, दिस इज 0.046875। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने जब भी क्वेश्चन कोई सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो ये याद रखिएगा कि आपने लास्ट आंसर को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, कभी भी आपने जो मतलब आप कह लें कि जो इंटरमीडिएट स्टेप्स चल रहे हैं उनको राउंड ऑफ नहीं करना। ठीक है, तो जो वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर पे आ रही है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, उसी को आप आगे लेके कंटिन्यू चलेंगे, अदरवाइज आपके आंसर में डिफरेंस आएगा। लास्ट जो आंसर है उसमें अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर दें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे दे दें, अगर मेंशन है 2 पे आंसर दें तो 2 पे दे दें, मेंशन है 3 डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेस आंसर दें तो अप टू 3 डेसिमल, या अगर मेंशन कुछ भी नहीं है तो फिर आप 3 to 4 डेसिमल प्लेस, या आप कह लेंगे 2 to 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मेंशन नहीं है देन वी गिव द आंसर इन 2 to 4 6 बट जो इंटरमीडिएट आंसर्स हैं उनको आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे। जैसे ये इंटरमीडिएट आंसर है, इसको आपने राउंड ऑफ नहीं करना, अभी हम इस वैल्यू को आगे यूज करेंगे इसलिए इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा बेटा। ये क्लियर है बात? अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तो आप मतलब 4 से 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दें, लेकिन वही कैलकुलेटर में वही वैल्यू आगे यूज करें। समझ आ रही है बात? ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपने राउंड ऑफ जो है, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि राउंड ऑफ आपने लास्ट आंसर को करना होता है। ठीक है, इसकी बात कर रही है बेटा, कौन सी स्लाइड की बात कर रही है, यही या इससे ऊपर वाली? जी हाँ जी, आगे चलें बेटा, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अच्छा अब देख लें। तो अब पहले तो मुझे बताएं, ये आपने क्या कैलकुलेट किए, ये जो आपने 0.046875 आ गए, ये क्या आ गए आपने, मास ऑफ हाइड्रोजन को, आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन था, मास ऑफ हाइड्रोजन को mr से डिवाइड किया है तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन N2H4, ये इसका फॉर्मूला है, मोल्स आ गए। अच्छा, अब मोल्स तो आ गए, अब आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो अब मैं देखूंगा हाइड्रोजन के मोल्स तो आ चुके हैं मेरे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ चुका है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं पहले देखूंगा हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, N2H4। तो अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, उसके लिए आप नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखेंगे, जो भी उसका एटॉमिक मास है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 7, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 14 प्लस 4 18 इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब पहले तो मुझे ये काउंट करना है कि मेरे पास मोल्स तो आ चुके हैं, बट मॉलिक्यूल्स कितने हैं हाइड्रोजन के। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स, मोल्स आ चुके हैं, इसको मॉलिक्यूल्स में यानी कि पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए आपके पास, 0.046875। पार्टिकल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, 6.02 इंटू 10 पावर 23 multiply by 6.02, so this is 0.282185, 0.282185 into 10 power 23, ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ये मॉलिक्यूल्स आ गए और हमने निकालने इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से। तो दिस विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.5 ग्राम्स। बड़ी कैलकुलेशन है बट आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पहले आपने क्या किया। फर्स्ट आपने मास गिवन था, मास को आपने मोल्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, ये मोल्स आ गए। उसके बाद मोल्स, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन निकालने थे, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, तो पहले हमने कहा कि जी जो भी सब्सटेंस है उसके जो मेजर पार्टिकल्स हैं विच आर मॉलिक्यूल्स, तो पहले तो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से, फॉर्मूला लगाया, मॉलिक्यूल्स आ गए। वंस मॉलिक्यूल्स आ गए फिर आपने देख लिया कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 18। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। हाँ जी, समझ आ रही बात ये बेटा? ये कन्वर्जन क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप की कैलकुलेशंस आपको पास पेपर में भी मिलेंगी, ठीक है, आप अपने तौर पे वहां से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलें, अब ये क्लियर है तो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलता हूँ। ये तो सर आपने जी सर आप इस टॉपिक के बाद काइंडली कांटेक्ट प्रोसेस और अपना पॉलीमराइजेशन रिवाइज करवा देंगे। पॉलीमराइजेशन की तो बेटा पूरी लेक्चर पड़े हुए हैं पास वो यूट्यूब पे। ओके और सर, कांटेक्ट प्रोसेस करवा दीजिएगा। कॉन्टेक्ट प्रोसेस भी है, उसकी मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा, वो भी है। सर दोनों के सर आप सर काइंडली लेक्चर शेयर कर दें ग्रुप पे। ठीक है, अभी क्लास के बाद कर दूंगा। ठीक है, ये मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा बेटा, उसमें है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। मोल एंड द एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ठीक है, ये तो हम जो सिंपल कन्वर्जन्स थी, कौन सी, मोल्स इनटू पार्टिकल्स, मोल्स इनटू मास, ये कन्वर्जन आपने देख ली। उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन है यूज द मोलर गैस वॉल्यूम। मोलर गैस वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस। मोलर गैस वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस, यानी किसी भी गैस का अगर आपके पास एक मोल है, ठीक है, एट आरटीपी, कंडीशन जो है वो होनी चाहिए एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, दिस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। ये जो 24 डीएम क्यूब है, दिस इज मोलर वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक मोल कोई भी गैस हो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी सपोज हम कहेंगे वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो at RTP it would occupy 24 dm cube of space. 1 mole of carbon dioxide gas at RTP 24 dm cube of space. 1 mole of sulfur dioxide gas at RTP 24 dm cube of space. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? मोल ऑफ गैस। अच्छा, ये फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए, ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में गैस लिख दिया। मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन 24 डीएम क्यूब, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, और बाद का सीएम क्यूब में आ जाता है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, बिकॉज 1 डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सिंपली कन्वर्जन है मोल्स ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम, या वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू मोल्स, ठीक है। तो ये तीन बेसिक कन्वर्जन हो गई, मोल्स इनटू मास, मोल्स इनटू पार्टिकल्स, मोल्स इनटू वॉल्यूम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपने सॉल्व करके इसको व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करना है, ठीक है, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। देखते हैं कौन सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन present in 15 dm cube of butane gas
एट RTP। चलिए इसको आपने सॉल्व करना है। अच्छा बेटा मैं स्टेप्स डिस्कस कर लेता हूँ, आप चेक कर लें अपने पास, आंसर आप उससे देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ स्टेप डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने ऑफ कार्बन, और गिवन क्या है 15 dm³ ऑफ ब्यूटेन गैस। तो वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन गैस गिवन है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गैस को कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने आपसे पहले कहा मोल्स की कन्वर्जन मस्ट है। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू मोल्स। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने के मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 24। तो वॉल्यूम कितना गिवन है 15 dm³ डिवाइडेड बाय 24, यहाँ से मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद तो ये मोल्स कितने आ रहे हैं 15 डिवाइडेड बाय 24, 15 डिवाइडेड बाय 24, दिस इज 0.625। ये मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट क्या करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, बट क्योंकि ब्यूटेन मॉलिक्यूल है, ब्यूटेन कंपाउंड है, तो पहले इसके मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्टिकल्स में जाने के लिए मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6 into 10 power 23, ये 6.02। तो मोल्स ऑफ गैस कितने हैं 0.625, ठीक है, 0.625 नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6 into 10 power 23, ठीक है जी। तो मोल्स ऑफ ब्यूटेन गैस मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 power 23, यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ये क्या पार्टिकल्स आ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स आएंगे। और फिर मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है C4H10, ठीक है जी। तो जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंटेन 4 कार्बन एटम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएंगे, तो दैट वुड बी एटम्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे जी। यही किया बेटा, हमें सॉल्व नहीं कर रहा है इसको, बट स्टेप्स जैसे आप मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये क्लियर है सबको? हाँ जी, अब आप अपने पास चेक कर लें, मैंने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, तो आप देख लें किसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। पहले मोल्स निकलेंगे, मोल्स से मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट होंगे, क्योंकि कंपाउंड गिवन है, तो पहले मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने सिंपल देखना है कि एक मॉलिक्यूल में ब्यूटेन के एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? सर क्लियर है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है बेटा सबको, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है या अभी भी किसी को कंफ्यूजन है इसमें? हाँ जी बेटा आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। और इसी टाइप के कम आते हैं, बट ये है कि और खासतौर पे मतलब आप कह लें कि 1-2 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे, P2 P1 में आ सकते हैं इस टाइप के सवाल, P1 में अक्सर आते हैं, P1 में आपको MCQs मिलेंगे, P2 में भी मिलेंगे, मतलब P2 में कम है, बट आने के चांसेस हैं क्वेश्चन के, ठीक है ना। और इसमें बेसिक यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज गिवन है, और जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब अपने हर चीज को मतलब इसका सबसे सिंपल फॉर्मेट क्वेश्चन आप कहने के सॉल्व करने का तरीका यही है कि जब भी आप कोई मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने अपने आप से ये क्वेश्चन लाजमी करना है कि ये किसके मोल्स हैं। आपने जो कैलकुलेशन की है, फॉर एग्जांपल ये जो 0.625 मोल्स हैं, ये किसके मोल्स हैं, ये मोल्स ऑफ ब्यूटेन गैस। तो आपको मालूम हो जाएगा कि अच्छा जी ये ब्यूटेन गैस के मोल्स हैं, इसका मतलब अगर मैं पार्टिकल फाइंड आउट करता हूँ 0.625 मोल्स रख के पार्टिकल्स निकालता हूँ, तो ये एटम्स नहीं आएंगे, क्योंकि ब्यूटेन के जब मोल्स ब्यूटेन के हैं तो पार्टिकल भी ब्यूटेन के ही आएंगे, और ब्यूटेन क्योंकि कंपाउंड है तो ब्यूटेन के पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आपने जब ब्यूटेन के मोल्स रखे हैं तो आपको ब्यूटेन के पार्टिकल्स मिलेंगे, और ब्यूटेन के पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल। तो जब मॉलिक्यूल्स आ गए
अब एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपने ये देखना है कि ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, तो मतलब एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा ना वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। आपने ये चीज देखनी है, आप जहां भी कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें साथ साथ लिखें कि ये मोल्स किसके फाइंड आउट हुए हैं, ये पार्टिकल्स किसके आए हैं, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है। स्टेट दैट कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन किसकी बात हो रही है, लिक्विड्स की। जब हम सोल्यूशन की कैलकुलेशंस करते हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, तो जब हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशंस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन देखते हैं। और कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो चीज आप डिसॉल्व कर रहे हैं, इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टेट दैट कंसेंट, अब ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ये इन ग्राम्स भी आ सकता है और ये इन मोल्स भी आ सकता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि स्टेट दैट दी कंसंट्रेशन कैन बी मेजर्ड इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब, यानी मास ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ, मास किसका यूनिट है, ग्राम्स किसका यूनिट है, मास का, और डीएम क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ मोल्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, डीएम क्यूब वॉल्यूम, तो ये मोल्स पर वॉल्यूम, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन जो है ये आप इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब भी देख सकते हैं और कंसंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब भी देख सकते हैं। यानी लेट सपोज अगर आपके पास सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है, तो अब इसकी कंसंट्रेशन ग्राम्स पर डीएम क्यूब भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा जी मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है 1 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब 1 ग्राम पर डीएम क्यूब का मतलब क्या हो गया कि हर एक डीएम क्यूब, एक डीएम क्यूब मतलब 1 लीटर, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, तो 1 ग्राम पर डीएम क्यूब का मतलब क्या है कि हर एक डीएम क्यूब में HCl का 1 ग्राम डिसॉल्व है, पर डीएम क्यूब आपने 1 ग्राम डिसॉल्व किया हुआ। सिमिलरली कंसंट्रेशन मोल्स में भी आ सकती है कि 1 मोल पर डीएम क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि हर एक डीएम क्यूब में 1 मोल डिसॉल्व। तो कंसंट्रेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितने, मतलब आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में कितना सॉल्यूशन डिसॉल्व हुआ है, ये कहलाएगी कंसंट्रेशन। जी समझ आ रही है बात बेटा, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, इसके हम क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं, बट पहले जरा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, फिर एक साथ ही हम पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये आ गया कैलकुलेट दी, अब ये मतलब 3-4 सिंपल एक लाइन के अंदर, 3 लाइंस के अंदर इन्होंने पूरा काफी ज्यादा डिटेल जो है वो दे दी है। कैलकुलेट स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्टिंग मासेस, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, volume of gases at RTP, volume of solution, concentration of solution expressed in grams per dm cube and moles per dm cube, including conversions between cm cube and dm cube। तो अब ये बहुत सारी कैलकुलेशन आ गई 3 लाइनों के अंदर, पूरा मतलब इतनी सारी जो स्लाइड्स हमने डिस्कस की थी वो एक जगह, और इस एक स्लाइड में सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्टिंग मासेस के वो जो आप इक्वेशन से मोलर कन्वर्जन करते हैं, लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट्स, वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैलकुलेशन देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब, एंड कन्वर्जन बिटवीन सीएम क्यूब एंड डीएम क्यूब।